जी क्लास जरा सुने और से बात। IAS 12 टैक्सेशन एक क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। मेरी बात सुने गौर से। हमारा IAS 12 के अकॉर्डिंगली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें रिपोर्टिंग करनी होती है टैक्सेशन की। रिपोर्टिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना, यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर हमें टैक्सेशन को रिपोर्ट करना होता है। अच्छा, अब जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है उसके टैक्सेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। टैक्सेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है करंट टैक्स और एक होता है डिफर्ड टैक्स। ये दो कंपोनेंट्स मिला के जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग हो रही होती है, ठीक है। पहली बात तो ये। अब पॉइंट ये जो हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले मैं बात कर लेता हूं करंट टैक्स की और फिर बात करूंगा डेफर्ड टैक्स की। अच्छा, डेफर्ड टैक्स के बारे में सबसे पहले मैं एक बात ही कह दूं, डेफर्ड टैक्स का कोई रिलेशनशिप टैक्स ऑर्डिनेंस से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक टैक्स ऑर्डिनेंस से नहीं है, ठीक है ना। डेफर्ड टैक्स बेसिकली एक एडजस्टमेंट होती है जो अकाउंटिंग के अंदर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टैक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एडजस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम टैक्सेशन जो है वो अकाउंट टैक्स प्रिंसिपल्स पे बेस करके रिपोर्ट नहीं कर रहे होते। हमारे अकाउंटिंग के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, एक्रूवल्स हैं, सारी चीजें हैं। तो बेसिकली डेफर्ड टैक्स इट्स एडजस्टमेंट समथिंग अबाउट अकाउंटिंग इशू। ये अकाउंटिंग का मैटर है, कैसे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी डेफर्ड टैक्स को इग्नोर करें। डेफर्ड टैक्स हमेशा जब अराइज होता है जब अकाउंटिंग और टैक्स के बिटवीन टेम्पररी डिफरेंस होता है। तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा डिफरेंस की, अभी एज्यूम करें वो डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है ना। तो सब कुछ क्या होगा, इक्वल टू करंट टैक्स। सबसे पहली बात मैं करंट टैक्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, करंट टैक्स का क्या पॉइंट है। लेट्स सपोज रिपोर्टिंग ईयर है 31 दिसंबर 22। अच्छा, अज्यूम करें 31 दिसंबर 22 जो है ना आपका फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, आपने बिजनेस ही अभी स्टार्ट किया या आप टैक्स डोमेन पे भी आए, 2022 आपका एंड हो गया। आपने प्रॉफिट बिफोर पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया और वो आपके पास आया फॉर एग्जांपल 100,000 आपके पास। आपने बोला मुझे टैक्स एक्सपेंस चाहिए, आपको टैक्स की वर्किंग चाहिए। अच्छा, अब इसमें दो सवाल पैदा हो सकते हैं। इंतजार कर लो, टैक्स वाले आएंगे, टैक्स के बारे में जो बताएंगे हम वर्किंग कर लेंगे उसको। नहीं सर, 2022 31 दिसंबर 2022 है, हमारा अकाउंट्स मिसाल के तौर पे 20 मार्च 2023 को पब्लिश होने, टैक्स अथॉरिटी तो पता नहीं कब आएगी। वो हमारे अकाउंट्स की पब्लिकेशन पे थोड़ी डिपेंड करता है, क्लोजर पर थोड़ी डिपेंड करता है। उनका अकाउंटिंग ईयर है, क्लोज हुआ हमारा 22, वो जब भी असेस करें आके, वो अप्रैल में आए, मई में आए और आके 2022 को असेस करें, हम बैठे रहेंगे का मेक सेंस। तो फिर हम एक काम करते हैं, टैक्स एस्टिमेट कर लेते हैं। तो हम जाते हैं कंबर साहब के पास, टैक्स एक्सपर्ट है, उनके पास जाते हैं, सर आप बता दें हमें ये हमारा सारा डाटा है, जरा टैक्स कैलकुलेट करके दें। वो हमारा सारा डाटा पिक करेंगे, ये अकाउंटिंग का डाटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो टैक्स ऑर्डिनेंस ओपन करेंगे, सारी चीजें वो असेस करेंगे ओवरऑल और हमें टैक्स एस्टिमेट करके दे देंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज उन्होंने बोला जो आपका बेटा टैक्सेबल प्रॉफिट है वो भी 100,000, नो डिफरेंस। वो भी कितना अमाउंट है, नो डिफरेंस। मैं कहा ठीक है सर, टैक्सेबल प्रॉफिट। उन्होंने बोला टैक्स रेट अप्लाई कर दो बेटा। हमने 30%
मिसाल के तौर पर हमारी इंडस्ट्री में 30% है, तो ये हमने वर्किंग कर ली। अब मिसाल के तौर पे अगर हम लेजर्स के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करते हैं तो हमने कहा ये कि हमारा करंट टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा दैट्स इक्वल टू 100,000 इंटू 30%। अच्छा, अगर मैं लेजर्स के अकॉर्डिंगली बात करूं तो आपका बैलेंस, यानी कि मैं टैक्स एक्सपेंस का एक लेजर बना रहा हूं, ठीक है ना। आपने बोला टैक्स एक्सपेंस के अंदर मैंने इसको कंसिडर किया कि एक लायबिलिटी है। आपने कहा 2023 का जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें तो कुछ था ही नहीं, नील था, ठीक है ना। कंबर साहब ने हमें ईयर एंड पे 2023 के एंड पे बताया और वो वैल्यू कितनी बताई उन्होंने, 30,000। तो ये टैक्स का लेजर हो गया ना, लायबिलिटी। तो हमने कहा ओपनिंग 0 था, एंडिंग में 30,000 है, हम इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। और ये हमने 30,000 माइनस दिस P&L पे क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। बेसिक से अकाउंटिंग। अच्छा, एयर क्लोज हो गया, रिपोर्टिंग हो गई, ठीक है। रिपोर्टिंग क्या हो गई आपके पास, इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमने टैक्स एक्सपेंस बता दिया कितना अमाउंट, 30,000, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर करंट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। या मैं आप तो पढ़ लिया ना, बहुत कुछ है, प्रोविजन फॉर करंट टैक्स 30,000 का प्रोविजन आ गया, ये आपके पास, ये लेजर में रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड में, यस और नो। और ये टैक्स एक्सपेंस भी P&L पे हमने चार्ज कर दिया। ऐसे ही है ना बच्चों, ये शेप होगा ना आपके पास करंट टैक्स का, तो कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। अकाउंट्स क्लोज हो गए, पब्लिश हो गए, अकाउंट्स क्लोज हो गए, पब्लिश भी हो गए। अच्छा, ये आपका जो लेजर है 2024 में एंटर हो गया, 2024 का ओपनिंग बैलेंस वो डेफिनेटली कितना होगा, 30,000 बिलिंग कर रहा हूं, ठीक है ना। अब हुआ ये रिपोर्टिंग है 2000, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ना, रिपोर्टिंग है 2023 है, सॉरी, ठीक है ना। ये रिपोर्टिंग है 2023 की, ये सारा गेम 2023 का, एग्री। अच्छा, अब हुआ ये ड्यूरिंग 2024 टैक्स अथॉरिटी आती है, टैक्स अथॉरिटी आती है 2024 में, कभी भी मई अप्रैल मई वगैरह, उन्होंने कहा टैक्स एस्टिमेट का कर लें टैक्स एस्टिमेट। उन्होंने अपना ऑर्डिनेंस खोला, वो वर्किंग करना शुरू कर दिया। हमने तो कंबर साहब से एस्टिमेट करा दिया, उन्होंने आगे पीछे वर्कआउट करके उन्होंने बनाई आपकी टैक्स पेमेंट बनती है कितनी, मिसाल के तौर पे 28,000, दैट्स गुड। हम थोड़ी तो लेजर दिखाएंगे, हम थोड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएंगे। उन्होंने कहा ये 28,000, बहुत अच्छी बात है, वो जरूरी थोड़ी हमारे टैक्स एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जाएंगे। हमने 2024 के मिड में पेमेंट कर दी, ये होगा ना बच्चा टेक्निकली, कितनी पेमेंट कर दी, 28,000। अब लेजर क्लोज थोड़ी होगा, टैक्स वाले चलेगा बहुत शुक्रिया आपको, मिठाई मिठाई भी खिला दी, समझ जाओ खुद ही, चलेगा 28,000 रुपए हमने उनको पैसे दिए, ये रहा भाई वाउचर आपको नेशनल बैंक में जमा करा 28,000 रुपए, बाकी 1,000 रुपए को घर के ईजी दे दी, खत्म हो वट एवर कुछ भी। सो ये आपका लेजर। अब वो वाले 1,000 रुपए तो कोई नजर नहीं आ रहा, छोड़ दें, उसका अलग अकाउंट होता है, सस्पेंस अकाउंट, खैर बार वो अलग अकाउंट्स होते हैं। तो द पॉइंट इज दैट के पेमेंट हुआ, अब ये आपके पास लेजर में ना 2000 लायबिलिटी रिफ्लेक्ट कर रही है,
लेजर तो ओपन एंडेड छोड़ देते हैं, 2024 चल रहा है, चलते रहने दो, काम चल रहा है, बहुत सारी चीजें और भी हैं आपके पास, IFRS 15 है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है सब, IFRS 9 तो सबसे ज्यादा मसाइल हैं आपके पास। फिर आपके पास क्या हुआ, रिपोर्टिंग ईयर आ गया क्या, खैर करते करते 2024 भी क्या हो गया, जिंदगी है गुजर रही है, 2024 भी गुजर गए, ईयर एंड हो गया आपके पास 2024, ठीक है ना, आपके कारोबार बढ़ गया, अब आपने जो है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,20,000 आ गया, 1,20,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, कारोबार बढ़ गया, अच्छी बात है भाई, शहबाज शरीफ को मजाक थोड़ी, 9 मई भी गुजर गया, शान है, 9 मई पे भी हमने ताज़ियत कर ली, सब कुछ है, समझ नहीं आ रहा पूरे मुल्क में हो गया रहा तो समय कुछ मसाइल हैं। अच्छा खैर बार, तो फिर हमें कंबर साहब की याद आई, हमने बोला सर जरा प्लीज आप जरा कैलकुलेशन कर दें, उन्होंने एस्टिमेट वगैरह किया, मंत्र वंत्र पढ़ा सर ने, बोला भाई कोई डिफरेंस नहीं, 1,20,000 यही है बड़ा, कोई डिफरेंस नहीं, अभी डेफर टैक्स तो आए नहीं ना बीच में, तो डेफर टैक्स आएगा, अब कंबर साहब बोलेंगे वो सैन साहब को बचाओ भाई, क्योंकि डेफर टैक्स की कहानी तो अकाउंटिंग की है, टैक्सेबल प्रॉफिट 1,20,000 उन्होंने एस्टिमेट किया, यही वैल्यू 1,20,000, ठीक है, हमने बोला हम अप्लाई करेंगे क्या, ये वैल्यूज आपके पास, तो पता चला हमारा उनके अकॉर्डिंगली करंट टैक्स की जो वैल्यूज है ना वो आ रही है कितनी, मैं अभी करंट टैक्स वर्ड लिख रहा हूँ, एक्सपेंस नहीं लग रहा, 36,000, ठीक है सर आपने कहा तो सही है, 36,000 के अकॉर्डिंगली वर्कआउट है। अब गेम क्या होगा, जाहिर सी बात है 2024 का एंड हो गया आपके पास, और उस एंड के अकॉर्डिंगली जो हमने एस्टिमेट किए वो 36,000, अब जाहिर सी बात है 36,000 है, ओपनिंग में हम कह सकते हैं ना इसको, ये जो था वो अंडर एस्टिमेट था, क्या था, तो पढ़ते हैं आप, 28,000 पेमेंट करी है हमने, नहीं सॉरी ओवर एस्टिमेट था, जो हमने पेमेंट करी है उसके बाद पता चला कुछ और भी हमारे पास लेजर्स में बच गए, वो हमने ओवर एस्टिमेट किया पता, तो आपने पढ़ा भाई कि इनकम स्टेटमेंट में जब चार्ज करते हैं तो जब ओवर एस्टिमेट होता है तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, इज इक्वल टू 36,000 माइनस 2,000, क्योंकि ये ओवर एस्टिमेशन की अमाउंट जो है वो कितनी है, 2,000, और डेफिनेटली 2,000 कम चार्ज होगा, लेजर ये रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब है जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तो रिपोर्टिंग करते हुए इनकम स्टेटमेंट में जो चार्ज होगा वो कितना अमाउंट होगा, दैट्स इक्वल्स टू 34,000, और लेजर पे रिफ्लेक्ट कितना करेगा, दैट्स इक्वल्स टू 36,000, हमारी लायबिलिटी कितनी है 36,000, लेकिन पीएनएल में चार्ज कितना है 36,000, ऐसे ही है, ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने करंट टैक्स, बिल्कुल सही है। मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग द ईयर 2025 टैक्स अथॉरिटी आती है और कैलकुलेशन करती है, भाई पेमेंट, उन्होंने सारी कैलकुलेशन करी, उन्होंने बोले भाई टैक्स की पेमेंट बनती है 40,000, कोई भी रीजन है, एस्टिमेट क्या बता हमने, कोई भी मैटर से आपके पास गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, सारी चीजें बरगढ़ भाई 40,000 टैक्स पेमेंट, सही है, ठीक है जी, आप कहते हैं मान लेते हैं हम तो 2025 में एंटर हो गए, यस और नो, 2025 का ओपनिंग आ चुका है, ओपनिंग के अंदर बैलेंस कितना हमारा, वो पेमेंट कैसे मांग रहे हैं, उन्होंने पेमेंट मांगी कितनी, या हमने दे दिया पेमेंट कितना अमाउंट, 40,000 पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद हमें पता चला कि हमने तो यहां पे क्या किया हुआ था, कोई भी रीजन है, हम कोई ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि बेस्ट रिलायबल एस्टिमेशन पे हमने वर्किंग की थी रेंट पे, वो एस्टिमेशंस क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस, हालात कुछ भी हो सकते हैं, और ये एस्टिमेट है, अंडर एस्टिमेट है कितने अमाउंट का,
40,000। ठीक है भाई, हमारा लेजर लायबिलिटी का जो है वो क्रेडिट के बजाय कहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? डेबिट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। हो सकता है बिल्कुल। इसको क्या कहते हैं? अंडर एस्टिमेट। आप खुद समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब हम एंटर होंगे कहां पर? 2000 नेक्स्ट ईयर, मतलब इसी ईयर को क्लोज करेंगे ना, 2025 को। जब हमारा रिपोर्टिंग ईयर आया कौन सा? जब रिपोर्टिंग ईयर आपके पास आ रहा है 2025 का, हमने सारे चार्ज मतलब ड्यूरिंग द जो भी हुआ अपनी जगह पे, हमारा कारोबार और बढ़ गया 1,50,000। ठीक है, हमने किया टैक्स एस्टिमेट, हमने टैक्सेबल प्रॉफिट निकाला, हमारा पता चला टैक्सेबल प्रॉफिट नो चेंज, सॉरी नो डिफरेंस, वो भी कितना है? 50,000। टैक्स रेट पड़ा हुआ है 30%। हमने टैक्स कैलकुलेट किया और वैल्यू आ गई कितनी? 45,000। बड़ी सिंपल है। अब हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं अब हम क्या चाहते हैं? पीएनएल के अकॉर्डिंगली वर्किंग कर। हमने कहा 2025 का एंड, उसमें वैल्यू कितनी एस्टिमेट की हमने? लेकिन मसला ये है, अब मैं इनकम स्टेटमेंट में जब क्या करूं? चार्ज करूंगा। हमने पढ़ा हुआ है किस बात को? कि हमने जो एस्टिमेट किया 45,000, उसमें हमें 4,000 को क्या करना पड़ेगा? और पीएनएल में चार्ज करेंगे कितना? 49,000। बड़ी बेसिक सी बात है। और ये 49,000 हमने क्या किया? हमने कहा भाई रिपोर्टिंग डेट के अंदर जब हम वर्किंग करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करेंगे 40 और रिपोर्टिंग पे आएगा दैट्स इक्वल्स टू 45,000। यस और नो? इसका मतलब बेटा ये है, आराम से इस पूरी एग्जाम्पल के अंदर, इस पूरी सिचुएशन के अंदर सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, जितने आपको करंट टैक्स की का टर्म पढ़ाया गया है ना, करंट टैक्स का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग और टैक्स के बिटवीन जो कॉमन चीज है। कॉमन का मतलब है जिसको हम टैक्स वालों ने भी एक्सेप्ट किया, यही है वो करंट टैक्स, यानी कि हमने ऑर्डिनेंस के थ्रू निकाला जो कॉमन है ये चीज, किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन डेफिनेटली गेम क्या हो सकता है? डिफरेंस पे भी आ सकता है। जब गेम डिफरेंस पे आएगा तो जो करंट टैक्स है ना वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेगा, वो तो है ही अपनी जगह पे एस्टिमेशन से यार। लेकिन जब डिफरेंस आएगा तो फिर देखना पड़ेगा वो डिफरेंस नेचर किसका है, टेम्पररी डिफरेंस है या परमानेंट डिफरेंस। अच्छा, मैं चाहता हूं मैं अभी ना एक पॉइंट डिस्कस करके किल कर दूं उसको। देखिए, अगर मैं आपसे मिसाल के तौर पे एक बात कहता हूं, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो अकाउंटिंग है वो 100,000 और टैक्सेबल इनकम अभी जो हमने एस्टिमेट किया है वो मिसाल के तौर पे 98,000, एक डिफरेंस आ रहा है 2,000। ये जो 2,000 का डिफरेंस है ना, ये एक ट्रांजैक्शन बनाई है हमने अकाउंटिंग में, और वो बनाइए बैंक डेबिट क्रेडिट डिविडेंड इनकम। क्या बनाए? डिविडेंड इनकम, और वो 2,000 का।
डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ना, ये नॉट टैक्सेबल है। क्या है ये? नॉट टैक्सेबल। कुछ भी है, बैंक डेबिट करो, रिसीवेबल डेबिट करो, कुछ भी है, ये नॉट टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल का मतलब है ये पीडी है, परमानेंट डिफरेंस है। परमानेंट का मतलब ये कभी टैक्सेबल हो गई। टैक्स वालों ने 98,000 कर दिया, 2000 बढ़ा। क्या किया इसने? 2000 रुपये हटा दिया। मैं इस टैक्सेबल इन परमानेंट डिफरेंस को आगे लेके नहीं जाना चाहता। क्या मतलब? मुझे आज कम टैक्स देना है ना, यानी कितने पे देना है? 98,000। मैंने ये इनकम 2000 रुपये हटा दी इसमें, ऐसे ही होगा ना। 2000 इनकम हट गई तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी? 98,000। ऐसे ही करते हैं ना। तो इसका मतलब मैं 2000 कम पे ही आज भी टैक्स दूंगा और आगे कभी एडजस्ट नहीं होगा। इट्स अ परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस का मतलब यह है कि मैं यहां पर जब टैक्स एक्सपेंस करंट टैक्स कैलकुलेट करूं ना, करंट टैक्स, तो मैं कहूंगा 98,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, दैट्स ऑल। ये कभी एडजस्ट होगा ही नहीं। 98,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, यही आएगा। यानी कि इसका कोई ताल्लुक डेफर्ड टैक्स से नहीं हो सकता। डेफर्ड टैक्स हमेशा अराइज होगा जब, अभी मैं बताना शुरू होगा, जब टेम्पररी डिफरेंस होगा। परमानेंट डिफरेंस का मतलब क्या है? ये तो भाई कॉमन बात है अकाउंटिंग और टैक्स दोनों में। एक और एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, इधर देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100,000 है और ये 105,000 है। डिफरेंस कितना है? 5,000 का। ये देखें, डेबिट क्या, मैंने फाइन्स, मुझ पे पेनल्टी लग गई है। गवर्नमेंट ने किसी भी जगह पे जो है ना पेनलाइज कर दिया मुझे, किसी भी बेसिस पे। टैक्स जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो गया, मैंने पोल्यूशन का मैटर का है, मैटर्स बहुत सारे मैटर, पेनलाइज हो गया मैं, और मैंने पेमेंट करी बैंक क्रेडिट, और वो 5,000 है, और इसने बोला डिफरेंस जो है ना वो नॉट अलाउबल। वर्ड अलाउबल समझते? नॉट टैक्स अलाउबल, यानी कि आप इसको टैक्स के अंदर लेके ना आए, इस एक्सपेंस को हटा दें यहां से। इस पे हम आपको कभी भी एग्जेम्पशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते से एक्सपेंस, हम इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहते। इट्स अ परमानेंट डिफरेंस। तो इसका मतलब है टैक्स वाले हमसे ज्यादा टैक्स मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? जब वो ज्यादा टैक्स मांग रहे हैं ना, कितने पे? 105,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, ज्यादा टैक्स मांग रहे हैं, तो वो कभी भी एडजस्ट नहीं करेंगे। वो होगा ही नहीं एडजस्ट। वो मुझे मांग रहे हैं, मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, इज इक्वल टू 105,000 मल्टीप्लाई बाय 31,500। क्या मतलब? जब भी परमानेंट डिफरेंस होगा ना, वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर एडजस्ट होगा? ऑल परमानेंट डिफरेंस, यहां लिख रहा हूं मैं, ऑल परमानेंट डिफरेंस विद should incorporate, या must be incorporated with current tax। इसका डिफर्ड टैक्स से कोई ताल्लुक है ही नहीं। कोई भी अकाउंट ले आए यहां पर, या तो कम देना टैक्स या ज्यादा टैक्स देना है, वो करंट टैक्स का पार्ट, हम बात ही नहीं कर रहे इस पे। लेकिन इशू क्या है? आराम से सुने, IAS 12 के अंदर मैं आपको पढ़ाता हूं डेफर्ड टैक्स। आराम से सुनिएगा, गौर से बात। मैं यहां पे आपको पढ़ाता हूं डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्सेशन पढ़ाता हूं। देखिए मेरी बात सुनो, इसको शुरू से पढ़ें अच्छी तरीके से। कोई डिफरेंस की भी बात, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस क्या है, मैटर छोड़ दें इस बात। 15 से 20 मिनट यहां पे देखें गौर से।
अच्छा, हैंडआउट इस हैंडआउट में देखना, जूलियन का क्वेश्चन है। कौन से पेज पे? ठीक, इधर देखिए, ग्लास गौर से सुने बात, देखिए डेफर्ड टैक्स के बारे में सुने गौर से। अच्छा, सबसे पहली बात, मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्या, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इधर देखिए तहम्मुल से, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका रिपोर्टिंग डेट जो है ना, रिपोर्टिंग ईयर है 2022। इधर बेटा गौर से सुनो, गौर से। आपका रिपोर्टिंग ईयर है 2022। आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 100,000। आपकी टैक्सेबल इनकम वो 95,000 या 90,000। सेल फोन साइलेंट रखें। अच्छा, डिफरेंस का जो रीजन है ना वो सुने, डिफरेंस का रीजन सुने। एक ट्रांजैक्शन थी जो आपने रिकॉर्ड करी है, इंटरेस्ट रिसीवेबल, डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और वो थी 10,000 की। ठीक है ना, टैक्स अथॉरिटी ये कहती है कि इंटरेस्ट इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट इनकम एक्रूअल इज नॉट टैक्सेबल बट ऑन कैश बेसिस। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? टैक्स अथॉरिटी ने ना ये 10,000 जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है उसको आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में से क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। उसने कहा हमारे और अकाउंटिंग के बिटवीन 90,000 कॉमन है, 90,000 क्या है, कॉमन है, लेकिन 10,000 जो है ना वो टेम्पररी डिफरेंस है। यानी कि हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट इनकम एक्रूअल को हम नहीं मानते। अच्छा, नहीं मानते का मतलब नहीं मानेंगे, आज भी नहीं मानेंगे, एक्रूअल को कल भी नहीं मानेंगे। ये कहता है अगर इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड है तो हम एक्सेप्ट करते हैं इनकम है, तो इसका मतलब है पहले एक्सेप्ट करो दिस इज टेम्पररी डिफरेंस, ये टेम्पररी डिफरेंस है, यस और नो। क्योंकि कल, आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। एग्री? अच्छा, आप सुने बात। अब गेम क्या हुआ, हम कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स एक्सपेंस।
अब आराम से सुनना। हमने बोला जो टैक्स एक्सपेंस है ना, वो तो हम किस पे करेंगे? अकाउंटिंग प्रॉफिट पे। किस पे करेंगे? इधर बोर्ड पे देखिएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट। डिस्ट्रैक्ट नहीं होएगा। 1,00,000 इंटू 30%, 30,000 रुपए कर दिया हमने। इसके दो कंपोनेंट निकाले हमने। एक लिखा करंट टैक्स, करंट टैक्स जो कि टैक्स वाले मान गए 90,000 इंटू 30%। अच्छा, मुझे एक बात सोच के बताएं, ये जो 10,000 का की इनकम है, इस पर टैक्स बचा लिया हमने बचाया नहीं, हम बाद में पे करेंगे। इसको सेविंग नहीं कहेंगे। सेविंग जब कहते हैं जब होता है परमानेंट डिफरेंस। ये सेविंग नहीं है, ये डिलेड है। अब ये जो मैं यहां पे बुक करूंगा ना, इसको बोलूंगा मैं डेफर्ड टैक्स। क्या बोलूंगा मैं? और ये बुक करूंगा लायबिलिटी। क्यों करूंगा? क्या टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा भाई? उसने तो हटा दिया, तो बोला एक्रूअल है, हटा दो। ये मैं अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल से कर रहा हूं। क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल? जो इनकम मैंने एक्रू करी है, जो इनकम मैंने क्या की है? एक्रू करी है, रिसीव नहीं हुई है, उस पर टैक्स मैंने अगर पे नहीं किया, वो भी मुझे क्या करना चाहिए? एक्रू करना चाहिए। तो जो ट्रांजैक्शन बनेगा ना, वो ये बनेगा, डेबिट टैक्स एक्सपेंस। कितने अमाउंट से? 30,000 से। क्रेडिट प्रोविजन किसका? करंट टैक्स का। प्रोविजन क्यों? पेड थोड़ी किया अभी, तो बाद में पे करेंगे। और दूसरा प्रोविजन किसका? डेफर्ड टैक्स का। कितना अमाउंट? 30,000। ये होगा गेन, जिसमें जब मैं रिपोर्टिंग करने जाऊंगा ना, क्या बात कर रहा हूं मैं? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में इनकम स्टेटमेंट में जब मैं रिपोर्ट करूंगा तो मैं कहूंगा टैक्स एक्सपेंस देखूंगा। ऐसे ही होता है टैक्स एक्सपेंस। इसके दो कंपोनेंट, एक करंट टैक्स, कितना करंट टैक्स, और एक डेफर्ड टैक्स। कितना अमाउंट? 30,000, 3,000। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैं लायबिलिटी सेक्शन, अभी मैं करंट नॉन करंट की बातें नहीं कर रहा, लायबिलिटी सेक्शन में करंट टैक्स का प्रोविजन भी आएगा। कितना आएगा करंट टैक्स का प्रोविजन? 27,000। अच्छा, ये गलत कर दिया मैंने, 27,000। और डेफर्ड टैक्स का भी क्या आएगा? प्रोविजन आएगा। कितने अमाउंट से? बेटा ये स्टोरी ऑनलाइन पे भी रिप्लाई कर देंगे, सब लोग साथ हैं। 33,000। ये है आपके पास डेफर्ड टैक्स जो अराइज हुआ है। अभी स्टोरी स्टार्ट भी नहीं हुई सही से। डेफर्ड टैक्स अराइज क्यों है? दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। पहली बात, डेफर्ड टैक्स क्यों अराइज होता है? ड्यू टू द रीजन ऑफ द टेम्पररी डिफरेंस। नंबर 1, इसका टैक्स के प्रिंसिपल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। हम टैक्स को रिपोर्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे। तो करंट टैक्स को रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन हम अपनी अकाउंटिंग की एडजस्टमेंट भी करेंगे, एक्रूअल्स प्रिंसिपल्स। एक बात तो ये हो गई। हाँ, दूसरी बात इंपॉर्टेंट, इधर सुने, इधर देखिए मैं पढ़ा क्या रहा हूं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब अराइज होगा? ये देखिए मेरे साथ है, जब अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा और टैक्स का प्रॉफिट कम होगा। अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है, टैक्स का प्रॉफिट कम है, तो क्रिएट होगा क्या? एक टेम्पररी डिफरेंस, जिसकी वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा। टेम्पररी डिफरेंस की वजह से।
क्योंकि अगर टैक्सेबल इनकम कम होगा तो हम तो कहेंगे कम टैक्स पे करना है, असल में वो कम टैक्स नहीं पे करना, बल्कि वो क्या है, वो लायबिलिटी है जो कि हमें बाद में क्या करनी है, सेटल करनी है। एक बात ये हो गई, एग्री? लेकिन बेटा आराम से सुने, मैं कहता हूं अब रिपोर्टिंग, अब सुनना गौर से बात, एयर 2023 एयर 2023, ये तो 22 था ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, 2023 के अंदर अज्यूम करें नया कोई डिफरेंस राइज नहीं हुआ 2023 में। मिसाल के तौर पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना वो 1,50,000 हो गया, नया कोई डिफरेंस राइज नहीं हुआ एक्सेप्ट कि जो इंटरेस्ट एक्रू था वो रिसीव हो गया। क्या कहा मैंने, 2023 में नया कोई डिफरेंस राइज नहीं हुआ एक्सेप्ट ये इंटरेस्ट जो है ना वो रिसीव हो गया, यानी कि अकाउंटिंग में एंट्री बनी क्या, डेबिट बैंक और क्रेडिट इंटरेस्ट रिसीवेबल। नो न्यू डिफरेंस एक्सेप्ट आपके पास कि ये रिसीव हो गया। बताओ टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 100 होगा ना, 1,60,000। नया कोई डिफरेंस राइज नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, 1,50,000। हमने सामने जाकर टैक्स अथॉरिटी का रखा, कंबर साहब के, उन्होंने बोला रिसीव्ड हो गया, ठीक है, अब वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन वो हमें बोल के गए, एक्रूअल एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, ना वो पहले किया था ना आज किया है। वो एक्रूअल मानते ही नहीं है इंटरेस्ट में, वो सिर्फ कैश को मानते हैं, कैश रिसीव हो गया आपका, खत्म हो गया। और टैक्स वाले को डबल एंट्री थोड़ी बनाते हैं, डबल एंट्री तो हमारा गेम है। या सुनू यार, इस सिनेरियो के बाद जाहिर सी बात है ये सब भी तो होगा ना हमारा, व्हाट इज द करंट टैक्स, ये सब कुछ होगा ना। चले वर्किंग करते हैं। नंबर 1 टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस तो हमेशा किसकी बेस पे होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट। करंट टैक्स कितना होगा, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2। उसके बाद मैं बोलूंगा ये जो 10,000 का मैटर है ना, ये जो 3,000, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्सल है। क्या कहलाएगी, वो जो लायबिलिटी ऊपर क्रिएट हुई थी वो अब क्या होगी, रिवर्स। तो जो एंट्री बनेगी वो क्या होगी, डेबिट टैक्स एक्सपेंस। कितना अमाउंट, 45,000। करंट टैक्स 48,000 और डेबिट होगा प्रोविजन किसका, डेफर्ड टैक्स। ये हुआ रिवर्सल। वो लायबिलिटी जो ऊपर क्रिएट हुई थी वो क्या हो गई, अब रिवर्स। ये फजूल किस्म का सवाल ध्यान में नहीं आना चाहिए, फायदा क्या हुआ, भाई 2 अलग अलग रिपोर्टिंग डेट्स हैं। अब बहुत पढ़ ली रिपोर्टिंग, क्या 2022 पहले क्लोज हुआ था, उसके सर्कमस्टेंसेस में अकाउंट्स हो गए पब्लिश। अब ये 2023 है, मैथ्स नहीं पढ़ रहे, इधर से कर के सब जीरो हो गया। एक साथ 2 साल एक साथ नहीं क्लोज होते। 2022 जो है वो अलग क्लोज हुआ होगा, 2023 अलग क्लोज हुआ होगा। 2022 के अंदर हम यूजर को बताएंगे कि टैक्स बचा नहीं है, टैक्स की लायबिलिटी है, वो अगले साल क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अच्छा अब इधर मेरी बात सुने, इसका मतलब ये कि सर आपने जो इधर से बोर्ड में देखना, ये जो येलो हाइलाइटेड है, इसका मतलब है आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड रिवर्सल पढ़ाया है। ये जो पूरा सिनेरियो हमने पढ़ा है वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड
रिवर्सल है, सिर्फ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है। ये दो ईयर, पहले ईयर में लायबिलिटी क्रिएट हुई है, दूसरे ईयर में लायबिलिटी रिवर्स हुई। अच्छा, इसको कंप्लीट करते हैं। इसकी रिपोर्टिंग भी तो है ना बेटा, इसकी रिपोर्टिंग भी है। चला, रिपोर्टिंग, अगले साल की रिपोर्टिंग क्या होगी? रिपोर्टिंग बताएं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस कितना होगा? आप कहेंगे इनकम स्टेटमेंट में जो करंट टैक्स है वो 48,000 और डेफर्ड टैक्स रिवर्स हुआ तो टोटल अमाउंट क्या है? ये टैक्स एक्सपेंस 45,000। इसका मतलब ये, आराम से सुने, ऐसी एक बात कह रहा हूं, आपके जब मतलब इसके अलावा जब एक्सपेंसेस का टोटल होता है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को कम कर देते हैं ना, ऐसे यहां पर भी हो रहा है। आप बताएंगे करंट टैक्स 48,000 है जो देना है, लेकिन रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की वजह से वो कितना हो गया? 45,000। करंट टैक्स का प्रोविजन कितना है? 48,000 और डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन क्या हो गया? बोले 0। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई? रिवर्स हो गई। ये टोटल सिनेरियो क्या बना? सुने, टोटल सिनेरियो में दो बातें नोटिसेबल हैं, सुनना गौर से, वरना नेक्स्ट स्टेप समझ नहीं आएगा। प्रिंसिपली अभी तक जितना पढ़ा है, जब अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा, सॉरी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कब होती है? अभी तक जो पढ़ा हमने, हमेशा नहीं, अभी तक जो पढ़ा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट जब होगी जब अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा और टैक्स का प्रॉफिट कम होगा, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। जब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, इधर सुने, तो वो पीएनएल को चार्ज कर देगी, यानी कि पीएनएल और इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा ही है ना। और ये प्रोविजन भी आ गया। लेकिन जब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स होगा तो ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा और टैक्स का प्रॉफिट रिवर्स होने पे अल्टीमेट इस रिवर्सल पे डेफर्ड टैक्स का एलिमेंट जो है वो आपके टोटल एक्सपेंस को क्या करेगा? कम करेगा और प्रोविजन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये पढ़ता है ना, ये पढ़ा हमने टोटलिटी में भी, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, आपने क्या पढ़ा है मैं आपको बताता हूं, और आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है। इधर सुने, आपने ये पढ़ा है कि आप जो डेफर्ड टैक्स है वो क्रिएट होता है टेम्पररी डिफरेंस से। कहां से क्रिएट होता है? डेफर्ड टैक्स क्रिएट होता है हमेशा टेम्पररी डिफरेंस से, ये आपको पढ़ाया जाता है। और ये आपको पढ़ाया जाता है टेम्पररी डिफरेंस जो है वो दो किस्म के हैं। एक कहलाया जाता है टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, क्या नाम है? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, और एक का नाम है डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। ये पढ़ाया जाता है आपको। बेटा इधर बोर्ड में देखो, नॉन सीरियस नहीं चाहिए एटीट्यूड मुझे। जितना भी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है ना, इस पर आप बुक करते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस पे बुक करते हैं आप डेफर्ड टैक्स एसेट। ये सब ने पढ़ा हुआ, क्यों नहीं पढ़ा हुआ किसी ने? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स एसेट आपके पास, ये है आपके पास। हाँ, मगर तुमने मुझे बदनाम करते हो सर, हुसैन साहब से पूछने में इतना डर लगता है, और जिनसे डर नहीं लगता उनसे पूछते ही नहीं हो, जब भी तो ये हाल है।
अच्छा सुने मेरी बात गौर से, द पॉइंट इज दैट टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डेफर्ड टैक्स, ऐसे ही पढ़ा है ना, तो पूछ लेते ना वहां ऐसा क्यों होता है। अच्छा सुने मेरी बात, अच्छा बस बकवास नहीं। अच्छा सबसे पहले मेरा पॉइंट सुनो गौर से। देखो बेटा प्रैक्टिकली भी भाई ऑडिट पे पॉइंट हो गया, बैठाई भी घर में, प्रैक्टिकली भी जब आप डेफर्ड टैक्स वर्किंग करते हैं ना, वो ऑलमोस्ट सबसे आखिरी अकाउंट होता है, सबसे लास्ट। मतलब बैलेंस शीट टीबी बन चुका होता है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट रेडी होती है, उसमें टैक्स बाकी होता है सिर्फ, और वो आपको हैंड ओवर कर देते हैं। बेटा टैक्स की वर्किंग कर लो, पहले तो डिफरेंस निकाल लो। अब अगली बात सुने, आप करते हैं पिक बैलेंस शीट और इसके सारे सब आइटम्स, ये रही बैलेंस शीट आपके पास। बैलेंस शीट ऐसे नहीं होती, वहां पे प्रॉपर्टी प्लान के हो ना, इसके 10 आपके पास सब अकाउंट्स होंगे, इन्वेंटरी 10 सब अकाउंट्स होंगे, डेटर से 100 सब अकाउंट्स होंगे। अब आप स्टेटमेंट सुने, बैलेंस शीट को बेस बनाएंगे, किसको बेस बनाएंगे? बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट पिक करेंगे, उसमें हेड होंगे एसेट लायबिलिटी, इक्विटी छोड़ दें, क्योंकि एसेट का दूसरा लैग इक्विटी है, लायबिलिटी का भी दूसरा हेड क्या है? इक्विटी है, सब अल्टीमेट इक्विटी में जाएगा। सारे एसेट्स को पिक करेंगे, सारे लायबिलिटीज को पिक करेंगे, प्रैक्टिकली ऐसे ही होगा। और आप कॉलम बनाना शुरू कर देंगे, क्या बनाएंगे? कैरिंग अमाउंट। क्या टर्म लिखेंगे? कैरिंग अमाउंट का मतलब है सारी अकाउंटिंग वैल्यूज लिख देंगे आप, अपडेटेड करेक्टेड जो भी आपने सारे बैलेंस शीट के सारे, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीवेबल, फॉर एग्जांपल डेटर्स, लायबिलिटी में प्रोविजन, अक्रूवल, सब कुछ कैरिंग अमाउंट। उसके बराबर में लिखेंगे टैक्स बेस। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टैक्स बेस। यानी कि वही जो अकाउंटिंग वैल्यूज है बैलेंस शीट की, उस बैलेंस शीट आइटम्स की जो टैक्स वैल्यू है उसे कहेंगे टैक्स बेस। यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 31 दिसंबर 2022 को अकाउंटिंग के थ्रू जो वैल्यू होगी वो कैरिंग अमाउंट, और टैक्स के थ्रू जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? टैक्स बेस। इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंटिंग के थ्रू जो वैल्यू होगी वो कैरिंग अमाउंट, टैक्स के अथॉरिटी जो वैल्यू होगी वो टैक्स बेस। और वो पूरी लिस्ट बनाते रहेंगे आप, 1 2 3 दिन तक करते रहेंगे, सर घबाते रहेंगे उसको, और फिर उसका नेट करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा आपस कि कहीं ज्यादा हो रहा होगा डिफरेंस, कहीं कम हो रहा होगा डिफरेंस। अज्यूम करें सारे टेम्पररी, ये भी परमानेंट नहीं, सारे डिफरेंस एक जगह करेंगे। अब मेरी बात सुनो, यहां पर इस माइंडसेट को रखते हुए इधर देखो, होता क्या है, जितने भी एसेट्स होते हैं ना बेटा, क्या ये भी 100% अभी फॉरन नहीं पिक करेंगे, अभी समझाऊंगा। जितने भी उस बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं उनका कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन टैक्स बेस हो। जितने भी एसेट्स हैं उनका कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन टैक्स बेस होगा। तो एसेट का कैरिंग अमाउंट अगर ग्रेटर देन टैक्स बेस होगा तो उसको बोलते हैं हम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको? क्यों, अभी सब बता दूंगा। जितने भी एसेट्स है ना उनका कैरिंग अमाउंट टैक्स की वैल्यू से ज्यादा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस में क्या बुक करेंगे हम? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसी तरीके से जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनका कैरिंग अमाउंट जब लेस देन टैक्स बेस होगा, क्या होगा? उसे भी क्या बोलेंगे? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्या बुक करेंगे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इन सब सिचुएशन का रिवर्स कर दें आप। एसेट का कैरिंग अमाउंट अगर लेस देन होगा टैक्स बेस से तो ये क्या कहलाएगा? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और क्या बुक करेंगे? डेफर्ड टैक्स एसेट। समझ में आया? झूठ बोला आपने, समझ नहीं आया, सिर्फ याद कराया। पागल हो गया, समझाने का कुछ है ही नहीं। सर अब ये बताओ ऐसा है क्यों? अब इसको कनेक्ट करते हैं इससे तो समझ में आएगा। आराम से सुनो।
ये जितना कुछ हमने पढ़ा है ना, इसको कहते हैं बैलेंस शीट अप्रोच। कौन सी अप्रोच? ये ऊपर जितना पढ़ा है ना, इस सबको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। ये जितना पढ़ा है ना वो ऊपर, ये सब कौन सी अप्रोच है? इनकम से पिक किया हमने वैल्यूज, टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इनकम से पिक किया। लेकिन ये जो चार्ट है ना, ये जो पढ़ाया जाता है, ये कौन सी अप्रोच है? ये बैलेंस शीट अप्रोच। स्टैंडर्ड ने दोनों बताया है, स्टैंडर्ड ने, लेकिन रिकमेंड किया है बैलेंस शीट अप्रोच। इसका भी रीजन है, अभी बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लें ये बैलेंस शीट अप्रोच है क्या। बच्चों, जितना बताया ना आधे पौने घंटे में, सबसे की पॉइंट अब डिस्कस हो रहा है। हम सब फॉलो करते हैं बैलेंस शीट अप्रोच, पेपर में भी, प्रैक्टिकली भी। बहुत रेयर होता है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में जाते हैं, उसकी भी रीजनिंग है। तो इसलिए अगले 5 मिनट जो है ना, इधर कॉन्सेंट्रेट कर लो अच्छी तरह से। ऊपर वाली एग्जाम्पल ही है, लेकिन मैं उसको यहां प्लॉट कर रहा हूं। ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैं बोला गया कि 2022 का ईयर एंड हुआ है। ऊपर वाले बोला गया मैं 2022 का क्या हुआ है, ईयर एंड हुआ है। सुने, हमने कहा कैरिंग अमाउंट पिक करते हैं। अबे इधर देखो बोर्ड पे, बाद में नोट करना, कुछ नहीं है नोट करने का इसमें। 2022 का हमने अकाउंट जो है ना वर्किंग किया। हमने बोला यार हमारे पास एक एसेट है जिसका नाम है इंटरेस्ट रिसीवेबल। हमारे हाथ में बैलेंस शीट है, हम डेफर्ड टैक्स पे काम कर रहे हैं। हमारे पास अकाउंट है इंटरेस्ट रिसीवेबल, उसका कैरिंग अमाउंट हमने लिखा कितना अमाउंट, लेजर में ब्लिंक कर रहा है 10,000। हम तो अकाउंटेंट वाले लोग हैं भाई, ये रहा, अरे ये लेजर में ब्लिंक कर रहा है, ये रहा 10,000 रुपए रिसीवेबल आ रहा है लेजर। और लेजर के बाद कहां आ रहा है, बैलेंस शीट पे आ रहा है, रिसीवेबल ब्लिंक कर रहा है। अच्छा, अब आराम से सोचो, मैंने लिख दिया कैरिंग अमाउंट, दूसरी तरफ कॉलम बनाया किसका, इंटरेस्ट रिसीवेबल का टैक्स बेस क्या है, 0। टैक्स वाले कहते हैं मानते ही नहीं, ना आज मानेंगे ना बाद मानेंगे। ये एसेट का अकाउंट है, किसका अकाउंट है, अब हम कंपेयर करेंगे एसेट का कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है या कम है। वो गए रूल पे, क्या रूल है, एसेट का कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस। तो हमने पहले डिटरमिन किया, ये हमने कहा ये जो डिफरेंस है ना, टेम्पररी डिफरेंस, ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है। पहली बात डिटरमिन हुआ है। अगर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होगा तो मैं एसएफपी पे, बैलेंस शीट पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करूं एसएफपी के ऊपर। इसको मैं यहां लिख देता हूं। और कितना बुक करूंगा, ये डिफरेंस आया मेरा कितना, 10,000। तो मैंने कहा इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 3,000, टैक्स रेट 30%। बैलेंस शीट अप्रोच बोला मैंने, क्या बोला मैंने बेटा, फर्क होता है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपको टोटल लास्ट फिगर बता दिया जाता है, एक्यूमुलेटेड। इसको आप कंपेयर करते हो किससे, ओपनिंग फिगर से। तो जो डिफरेंस आता है वो कहा था चेंज। तो ये तो पहला साल था ना, तो मैं कहूंगा इनकम स्टेटमेंट में, आराम सुनेगा, ये 3,000 चार्ज हो गया। सबको समझ में आई बात? हमने ऐसे ही पढ़ना है, पढ़ना भी है, प्रैक्टिकली भी ऐसे ही करना है। क्या
इंटरेस्ट रिसीवेबल एक एसेट है, एसेट का कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर रहा है टैक्स बेस से, तो ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है, इस पे क्या होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। किसी को क्यों का आंसर चाहिए वो याद आएगा कि इंटरेस्ट रिसीवेबल जो आपने अकाउंट फॉर किया है, इसका जो इनकम का लैग है, उसने अकाउंटिंग के प्रॉफिट को इंक्रीज किया है, टैक्स के प्रॉफिट को एड नहीं किया, तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है, टैक्स का प्रॉफिट कम है, जिसकी वजह से सेविंग नहीं है बल्कि टैक्स बाद में देना है, जिसे क्या कहेंगे, डेफर्ड टैक्स। ये पूरा जितना प्रोविजन है इनकम स्टेटमेंट है, अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ ये पढ़ते हैं। इसके क्यों का आंसर ऊपर। मसला पता ही क्या होगा, मसला मुझे अब समझ में आता है, जब हम इंटरव्यू करते हैं ना, एसी से क्वालिफाइड और सी एंटर का, सी एंटर खट करके जवाब देता है। इसकी वजह बताए, मुझे से एक मतलब तबानी साहब ने कहा था, यार IAS 12 कैफ वालों को पढ़ा दो, डे में आओगे। मैंने 25 क्लासेस ली थी CFR 2 वालों को पढ़ाने में, मैं फाइनल वाले कितना पढ़ता हूँ, 25 क्लासेस ली थी इसकी। सिर्फ मसला ये जो F7 है, 22 से 25 क्लासेस ली थी मैंने, एक घंटे 1.5 घंटे। तुझे तो अभी भी नहीं आया, अभी वो आ जाए मंडलाते में आगे ले जाएंगे। ये है रीजन, अभी कंप्लीट नहीं हुई कहानी। 2023 अब बेटा आंसर बताना जो कह रहा हूं। 2022 पब्लिश हो गया, इनकम स्टेटमेंट ने चार्ज कर दिया, ये रहा बैलेंस शीट, खत्म। 2023 फिर आपने लेजर उठाया, बैलेंस शीट उठाया, उसमें आपको नजर आए इंटरेस्ट रिसीवेबल, जिसका कैरिंग अमाउंट क्या हो गया, 0। आराम से। टैक्स बेस कितना है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 0। अबे बेवकूफ, किसका अकाउंट है, कहां चला गया। बैलेंस शीट में इंटरेस्ट रिसीवेबल ना वो आज मानेंगे ना पहले माना है, रिसीव्ड होने पे क्या रिसीव मान लेंगे, 0। 0 तो इसका मतलब टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस भी क्या हो गया, 0 का मतलब है ये पूरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई, रिवर्स। तो लायबिलिटी ओपनिंग में 3000 थी, एंडिंग में 0 हो गई, इसको कहेंगे रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जब ये रिवर्स होगा तो ये 3000 चार्ज नहीं बल्कि यही गया ऊपर। P&L में क्या किया हमने, वैल्यू को कम कर दिया। क्या समझाऊं, मैं क्यों बताऊं। अच्छा किस अकाउंट की बात हो रही है, पहले एक्सेप्ट करें बैलेंस शीट है, सही है तो बता दो। अच्छा मजाक कर रहा हूं, सॉरी। अच्छा सुनो, बैलेंस शीट अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, ये देखो यहां से स्टार्ट करो, हो जाते हैं कंफ्यूजन। डिफरेंस ऑफ द रीजन क्या था कि टैक्स अथॉरिटी कहते हैं कि हम इंटरेस्ट रिसीवेबल एक्सेप्ट नहीं करते, रिसीवेबल हम किसी अकाउंट को मानते ही नहीं इंटरेस्ट में। इन्होंने इस जगह बोला, मान भी सकते थे, गलत बात, इन्होंने बोला रिसीवेबल, तो उसका मतलब वो आज भी नहीं मानेंगे, कल भी नहीं मानेंगे। इनकम नहीं कह रहा, रिसीवेबल कह रहा, इनकम नहीं रिसीवेबल। अब ये बैलेंस शीट अकाउंट है ना, ये देखो, तो उन्होंने बोला रिसीवेबल हम तो अभी नहीं मानते, तो ऑटोमेटिकली रिसीव नहीं मानेंगे तो बैलेंस शीट का वो लेजर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और यही तो करना हमने। सो दिस इज बैलेंस शीट आइटम। समझ में आई बात, सॉरी अकाउंट नहीं देखो, एक मिनट सवाल, एक मिनट। रिसीव हो गया बैलेंस तो रिसीवेबल नहीं मान रहे, वो इनकम एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीवेबल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनकम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंगली तो हमने क्या किया, मतलब हमारे लिए जरूरी बात यह है कि रिसीवेबल जो क्रिएट हुआ था, मतलब जिसकी वजह से डेफर्ड टैक्स क्रिएट हुआ था, वो पूरा डेफर्ड टैक्स जो है वो क्या हो गया, जब वो अकाउंटिंग क्लोज हो गया
तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या आपके डेफर्ड टैक्स भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। एक्सेप्ट कर भी सकते थे वो, मतलब वो शुरू में ही बताया था, तो फिर डिफरेंस ही नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पे अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स, वो मान लेते हैं। अच्छा, अगर वो मान लेंगे क्रेडिट सेल्स तो डिफरेंस आएगा? डिफरेंस ही नहीं होगा तो डेफर्ड टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। बोले समझ में आया? अच्छा, एक बात सुने और से, अभी ये एक्टिविटी करने दूंगा, खुद से करेंगे तो समझ में आएगा। सुने मेरी बात, सवाल एक पैदा होता है, ये इनकम स्टेटमेंट आइटम तो आसान सा है, बैलेंस शीट आइटम थोड़ा क्विक है लेकिन ट्रिकी है, तो बैलेंस शीट क्यों सुपीरियर है? सवाल का जवाब सुने मेरे, आराम सुने। देखिए जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है ना, सुने, उसमें है इनकम स्टेटमेंट, और वो हिट करता है किसको? जितना भी इनकम स्टेटमेंट है ना, ऐसा हो नहीं सकता कोई चीज इनकम स्टेटमेंट में आए और बैलेंस शीट में ना जाए। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। इनकम स्टेटमेंट में कोई चीज है और बैलेंस शीट में ना जाए, ये हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, लाजमी होगी। यानी कि कोई भी गेन, लॉस, एक्सपेंस, इनकम, वो इनकम स्टेटमेंट में आएगा तो डेफिनेटली कहा जाएगा बैलेंस शीट में। लेकिन ऐसा कोई गेन या लॉस है जो बैलेंस शीट में जाए और इनकम स्टेटमेंट में ना आए? मैं सोचने की आवाज है? जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, यानी कि ऐसे गेन और लॉस जो डायरेक्ट कहां चले जाए? बैलेंस शीट में चले जाए, इनकम स्टेटमेंट में ना आए। तो उसका मतलब है बैलेंस शीट इज अ ग्रॉस आइटम, उसके अंदर इंपैक्ट्स पीएनएल के भी आएंगे, अदर देन पीएनएल भी आएंगे, तो इसलिए बेसिक इसको बना लिया बैलेंस शीट, ताकि कोई चीज मिस ना हो। अब मैंने तो आपको बता दिया कि अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा, टैक्स का प्रॉफिट कम होगा, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होगा। F7 का ही आपका पॉइंट है, लैंड जब रीवैल्यूएशन होता है, जब भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है, तो आप वहीं पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, सर जब लैंड रीवैल्यू होगा तो कौन सा अकाउंटिंग का प्रॉफिट, कौन सा टैक्स का प्रॉफिट, वो कहां से पकड़ेंगे हम? वो यहां से पकड़ेंगे। यानी कि हम अकाउंट इनकम स्टेटमेंट को अप्रोच ही नहीं बनाएंगे। अप्रोच किसको बनाएंगे? बैलेंस शीट। डायरेक्ट बैलेंस शीट को अप्रोच बनाएंगे। एसेट्स लायबिलिटी जब पिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस शीट को हिट करेगा वो भी एसेट लायबिलिटी में आ चुका होगा, तो नहीं करेगा वो भी आ चुका होगा, यानी कि डायरेक्ट रीवैल्यूएशन वगैरह सब कुछ। इसलिए ग्रॉस अप्रोच क्या है? बैलेंस शीट अप्रोच। बेटा आपने करना पता है क्या है? सुने, ये मैंने करा दिया आपको रिव्यू, लेकिन ये रिव्यू कंप्लीट नहीं है। सुने, एक एक्टिविटी करनी है, आपने नहीं करेंगे बेवकूफ बनेंगे। 1 मिनट रुक जाए जरा, मैं आपको एक काम दे रहा हूं, वो आप काम करके आइएगा। ठीक है, मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, क्योंकि अब मैं SBR स्टार्ट कराऊंगा। हालांकि स्टार्ट कराऊंगा F7 के क्वेश्चन से। जूलियन का क्वेश्चन ढूंढ रहा था ना, F7 का क्वेश्चन है रिवीजन कट का। सुने मेरी बात, देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर। मैं लिख रहा हूं डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स एसेट एंड रिवर्सल। देखो मैं कहता हूं अकाउंट 60,000 अकाउंटिंग का प्रॉफिट है और टैक्सेबल इनकम 65,000, और मैं यहां पे डेबिट करूं एक्सपेंस और क्रेडिट कर दूं एक्रूवल्स, एक्रूड लायबिलिटी। $5,000 डिफरेंस आ गया। और मैं ये कहूं यहां पर टैक्स अथॉरिटी कहती है यार सबर कर लो ना 1 मिनट, तुम्हें किधर जाना है? ये जो एक्रूड एक्सपेंस है, ये जो एक्सपेंस एक्रूवल है, इज नॉट टैक्सेबल बट कैश पेमेंट बेसिस। यानी कि एक्रूवल आज भी नहीं मानती, कल भी नहीं मानेगी, यानी कि हमसे ज्यादा पैसे मांग रहे हो। हमारा अकाउंटिंग का प्रॉफिट कितना था? 60,000, उन्होंने 5,000 हटा दिए।
उन्होंने ये हम एक्सपेंस नहीं मानते, बाहर निकाला तो ऑटोमेटिकली टैक्सेबल इनकम क्या हो गई, लेकिन बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्ट दिस इज टेम्पररी। इसकी वजह से जो क्रिएट होगा ना, वो जो ज्यादा पैसे दे रहे होंगे वो होगा डेफर्ड टैक्स एसेट। अब बेटा 2022 में, अच्छा एक और बात, इसी के अंदर 2023 में अपनी मैं बता देता हूं ताकि स्टैंडर्ड हो जाए एग्जांपल। अज्यूम करेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना वो 75,000 है, अगला साल भी तो चाहिए ना, अपनी मर्जी से मत लेना। तो पहले साल में डेफर्ड टैक्स एसेट खुद क्रिएट करो, जैसे मैंने लायबिलिटी क्रिएट की। अगले साल में अज्यूम करो ये प्रॉफिट है और कोई डिफरेंस नहीं आया, इसको रिवर्स करो और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से देखो, और उसके बाद किधर जाओ, बैलेंस शीट अप्रोच में। तो ये पूरा दिमाग में फिक्स होगा कि ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है। वरना मैं जितनी बातें आगे पढ़ाऊंगा सब समझ में आएगा, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर पे चलता रहेगा, रीजनिंग नहीं पता होगा। तो एक पोर्शन मैंने रिव्यू करवा दिया, ये एक्सेल की फाइल पे इधर करोगे 10 मिनट लेंगे हो जाएगा। ये जिम्मेदारी आपकी है, मैं एसेट नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट जाऊंगा। मैं कराऊंगा अगली क्लास में आके F7 का एक रिवीजन क्वेश्चन और फिर आगे करूंगा। अच्छा मैं एक बात पूछ रहा हूं, आपकी मर्जी है, वैसे आपके पास चॉइस है, मेरे साथ सैटरडे पढ़ लो ये पूरा कंप्लीट डेफर्ड टैक्स, क्योंकि आप SBR का, या फिर कल पढ़ लो सैटरडे ऑफ कर लो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है सैटरडे पढ़ लेते, वो सैटरडे मिलते हैं, कल छुट्टी है आपकी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। कल बैठ के IFRS 2 कर लो, मैं कंफर्टेबल नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, वैसे नॉन स्टॉप आ रहा हो तुम लोग, पता नहीं कब से आ रहा। सर कल नहीं हो सकता जी, सैटरडे मिलेंगे इंशाल्लाह। सर इसका कोई क्वेश्चन है जो अभी कर सकते हैं रिवीजन के लिए? नहीं इतनी औकात ही नहीं है तुम लोगों की क्वेश्चन कर, दिल चाह रहा है कर लो बेटा, मुझे कराना तो ज्यादा बेहतर है, वरना इसमें F7 के क्वेश्चन है। अभी दिया तो डेफर्ड टैक्स एसेट का, वो करो ना। ये हैंडआउट है ना जो मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ही भेजे, इसको पढ़े। इसमें आगे पेज नंबर 4 में जूलियन का क्वेश्चन है, कर सकते तो कर लें, F7 का ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 पढ़े, पेज नंबर 4 अगर कर सकते तो करो। वैसे इतना भी वो नहीं है, कर तो सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। जूलियन का क्वेश्चन करो, ठीक है भाई, सैटरडे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, हाँ भाई फाइल अभी अपलोड कर दो, और कोई सवाल है तो पूछ, तो बोल देगा मुझे। ये है क्या कंसोलिडेशन, पूरा कंसोलिडेशन। ये होगा ना, ये जो ग्रुप का प्रॉफिट है ना, इसके अंदर होगा ना सब, अलग से तो नहीं होगा।